आज मेरे बेटे की तबीयत बहुत खराब है। उसका इलाज करवाने के लिए मुझे 200 रुपयों की आवश्यकता है। कृपा करके आप मुझे 200 रुपए दे देना। मैं आपके यहाँ काम करके आपके पैसे वापस लौटा दूंगा। अरे नहीं गंगाराम, मैं तुम्हें काम से पहले पैसे नहीं दे सकता। यदि तुम्हें पहले पैसे चाहिए तो तुम्हें उसके बदले में मेरे पास कुछ तो गिरवी रखना पड़ेगा। लेकिन मालिक, मेरे पास तो गिरवी रखने के लायक कुछ भी नहीं है जो पहले आपके पास गिरवी रखूं। नहीं गंगाराम, तुम्हारे पास तुम्हारा खेत तो है, तुम पहले उसे मेरे पास गिरवी रखो। जब तुम मेरे पैसे वापस लौटा दोगे तब मैं तुम्हारा खेत तुम्हें वापस लौटा दूंगा। ठीक है मालिक, आप मेरे खेत को गिरवी रख लीजिए, लेकिन कृपा करके आप मुझे 200 रुपए दे दीजिए, नहीं तो वैद्य जी के पास पहुंचने से पहले मेरे बेटे का मरा हुआ मुंह मुझे देखना ना पड़े। फिर वो सेठ गंगाराम को 200 रुपए दे देता है। गंगाराम पैसे लेकर वहाँ से अपने घर चला जाता है। सेठ पोपटराव बहुत ही कपटी था, मानो उसके हृदय में किसी के लिए जरा सी भी दया की भावना नहीं थी। उसका हृदय पत्थर जैसा था जो लोगों की मजबूरी का फायदा उठाता था। सेठ पोपटराव के पास काफी सारे लोग काम करते थे। उसी गांव में घनश्याम नाम का एक लड़का रहता था जो कि बहुत ही मेहनती था। उसके पास एक अपना छोटा सा खेत था। घनश्याम, अब बस भी करो, कितना काम करोगे? थोड़ा पानी वानी पी लो, तुम तो कितनी मेहनत करते हो। हाँ बंडू चाचा, मैं और कर भी क्या सकता हूँ, बिना मेहनत के बगैर घर का सारा कैसा चलेगा। हाँ बेटा, तुम्हारी इस कड़ी मेहनत से ही इस छोटी सी जमीन में हमारे पूरे गांव में तुम अकेले ही सबसे ज्यादा और दुगनी फसल उगाने में सफल हो। घनश्याम अपने माता पिता के साथ ही रहता था। घनश्याम के पिता की तबीयत हमेशा खराब ही रहती थी और घर की सारी जिम्मेदारियां घनश्याम के कंधों पर ही थी। पिताजी, आज तो आपकी दवाइयाँ खत्म हो गई है। कोई बात नहीं है बेटा, तुम दिन भर खेत में मेहनत करते हो, आज खेत से आने में तुम्हें देर हो गई। अब जाकर आराम कर लो और मेरी दवाइयाँ कल सुबह लेकर आ जाना। घनश्याम सुबह जल्दी से उठकर अपने पिता के लिए वैद्य जी के पास से दवाइयाँ ले आता है। माँ, मैं पिताजी की दवाइयाँ ले आया हूँ, आप पिताजी को समय पर दवाइयाँ खिला देना। हाँ हाँ बेटा, मैं ठीक समय पर दवाइयाँ खिला दूंगी। माँ, बीज बोने के लिए आज तो मौसम कितना अच्छा है। ऐसा करता हूँ, मैं आज ही सारे बीज हमारे खेत में बो देता हूँ। ठीक है बेटा, जैसा तुम्हें अच्छा लगे वैसा ही करो। घनश्याम तुरंत ही अपने बैलों को लेकर खेत की ओर निकल पड़ता है। हुर्र, चल चल चल, जल्दी से चल, आज तो हमें इस खेत को जोतना है और इसमें बीज बोना है। घनश्याम कुछ ही देर में अपना सारा खेत जोत देता है और सारे खेत में गेहूं के बीज बो देता है। कुछ ही दिनों में अच्छी फसल तैयार होती है। अरे घनश्याम भाई, हर बार की तरह इस बार भी तुम्हारी फसल कितनी अच्छी तरह से तैयार हो रही है। हाँ ललन भैया, यह सब ऊपर वाले की कृपा है जो हर बार की तरह इस बार भी इतनी अच्छी फसल आई है। परंतु 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 क्या घनश्याम भैया, आपको किस बात की फिक्र है? परंतु अब रात के समय में भी फसल की रखवाली करनी पड़ेगी, क्योंकि इतनी अच्छी फसल को जंगली सुअरों से काफी धोखा है। अब मुझे रात में भी यहाँ पर आना पड़ेगा। वे दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी अचानक आसमान में काले बादल आ जाते हैं। अरे घनश्याम भाई, ये अचानक से काले बादल कहाँ से आ गए? मुझे लगता है कुछ ही समय में जोर का तूफान आने वाला है। चलो जल्दी से घर चलते हैं। अरे लल्लन भाई, जरा शुभ शुभ बोलो, यदि तूफान आ गया तो मेरी सारी फसल नष्ट हो जाएगी। वे दोनों इतनी बातें कर ही रहे थे, तभी जोर जोर से हवाएं बहने लगी और हल्की हल्की बारिश आने लगी। अरे लल्लन भैया, ये क्या हो गया? अब तो बारिश भी आने लगी।
अरे घनश्याम भाई, यहाँ से जल्दी से निकलो, नहीं तो हम दोनों बारिश में भीग जाएंगे और हमारे ऊपर बिजली गिरने की भी संभावना हो सकती है। फिर वह दोनों जल्दी से एक बड़े से पेड़ के नीचे जाकर खड़े हो जाते हैं। धीरे धीरे बारिश भी तेजी से आने लगती है। लल्लन भाई, यदि ऐसे ही जोर की बारिश होती रही तो हमारी फसलें बर्बाद हो जाएगी। कुछ ही देर में बारिश के साथ साथ ओले भी गिरने लगती है। देखते ही देखते सारी फसलें बर्बाद हो जाती है। हाय हाय, ये क्या हो गया? हे ऊपर वाले, ये तूने क्या कर दिया? अब तो सारी फसल बर्बाद हो गई है। अब मैं और मेरे बूढ़े माता पिता क्या खाएंगे? बेटा, तुम चिंता मत करो, ऊपर वाले पर भरोसा बनाया रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नहीं पिताश्री, अब कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमारी सारी फसलें तो नष्ट हो चुकी है और फिर से बोने के लिए हमारे पास उतने बीज भी उपलब्ध नहीं है। ऐसे में हम क्या करेंगे पिताश्री? बेटा, तुम बिल्कुल भी चिंता मत करना। तुम कल ही सेठ पोपट राव के घर चले जाना, वो तुम्हें काम पर जरूर रख लेंगे। अगले ही दिन घनश्याम सेठ पोपट राव के घर चला जाता है। सेठ जी, मैं बहुत ही मुसीबत में हूँ, कृपा करके मुझे अपने यहाँ पर रख लीजिए। जो भी काम करना पड़ेगा वो मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर घनश्याम सेठ को अपनी सारी कहानी सुना देता है कि कैसे तूफान और बारिश की वजह से उसका खेत बर्बाद हो गया। सेठ जानता था कि कैसे घनश्याम एक मेहनती इंसान है। वो अपने कम खेत में किस प्रकार मेहनत करके दुगनी फसल पैदा करता है। यदि वो घनश्याम को काम पर रख लेता है तो उसे 2 गुना मुनाफा होगा। लेकिन सेठ पोपट राव उसकी मजबूरी का फायदा उठाना चाहता था। हाँ घनश्याम, मैं तुम्हें काम पर रख लेता, लेकिन अभी मेरे पास कई सारे मजदूर पहले से ही काम कर रहे हैं। अभी मेरे पास तुम्हें देने के लिए ज्यादा काम भी बचा नहीं है। अभी के लिए तुम अपने घर वापस चले जाना। जब कोई काम आ जाएगा उस समय मैं तुम्हें जरूर बुलाता हूँ। नहीं सेठ जी, आप तो मेरी सारी परिस्थितियाँ जानते हो। यदि अगर आज मुझे काम नहीं मिला तो मेरे माता पिता भूखे मर जाएंगे और मैं मेरे पिताश्री की दवाइयाँ कैसे खरीद सकता हूँ? मुझ पर दया कीजिए सेठ जी, मुझको काम पर रख लीजिए। अरे वाह, मैंने जैसा सोचा था वैसा ही हुआ। यही अच्छा मौका है इससे कम पैसों में ज्यादा काम करवाने का। अच्छा, मैं तुम्हें काम पर तो रख लेता हूँ, लेकिन वैसे तो मैं सारे मजदूरों को 200 रुपए देता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ 150 रुपए ही दूंगा। यदि मंजूर है तो बोलो। हे भगवान, क्या करूँ? यहाँ पर काम करने के अलावा मेरे पास और कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। ठीक है सेठ जी, मैं 150 रुपए में काम करने के लिए तैयार हूँ। अगले ही दिन से घनश्याम सेठ पोपटलाल के यहाँ खेत में काम पर लग जाता है और इसी प्रकार कई महीने बीत जाते हैं। इसी बीच घनश्याम सेठ जी के खेत में कई प्रकार की फसलें 2 गुना ज्यादा पैदा करता है। यह सब देखकर सेठ बहुत ही खुश हो जाता है। अरे वाह, घनश्याम ने तो कितनी अच्छी फसल उगाई है। अब तो घनश्याम का यहाँ कोई काम नहीं है। ऐसा करता हूँ, इसे आज की मजदूरी देकर काम से निकाल देता हूँ और पिछले 3 महीने की मजदूरी भी से मैं नहीं दूंगा। अरे घनश्याम, यह लो आज की मजदूरी और तुम्हें कल से काम पर आने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन सेठ जी, आप मुझे अचानक से काम पर से क्यों निकाल रहे हो? क्या मुझसे कोई गलती हो गई है मालिक? नहीं घनश्याम, तुमसे कोई गलती नहीं हुई है। अब मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है। जब मेरे पास काम होगा तब मैं तुम्हें जरूर बुला लूंगा। लेकिन सेठ जी, यदि आपने मुझे काम से निकाल दिया तो मैं भूखा मर जाऊंगा। मैं अपने पिता के लिए दवाई कहाँ से लाऊंगा सेठ जी? सेठ पोपट राव घनश्याम की एक बात नहीं सुनता और उसे काम पर से निकाल देता है।
अरे बेटा, आज तो तुम खाली हाथ ही लौट आए। आज तो तुमने घर का राशन लाया ही नहीं। नहीं माँ, आज से मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। आप दोनों मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन बेटा, आखिर बात क्या है? तुम इतने परेशान क्यों हो? फिर घनश्याम सारी कहानी अपनी माँ को बताता है। अब आप ही बताओ माँ, अब मैं क्या करूँ, कहाँ काम करूँ, किसके सामने काम के लिए हाथ फैलाऊं? बेटा, तुम चिंता मत करना। आज तो मुझे भूख नहीं लगी है। मैं आज के दिन पानी पीकर सो जाती हूँ। कल तुम फिर से सेठ जी के घर चले जाना। हो सके वो तुम्हें वापस काम पर रख ले। सब लोग सो जाने पर घनश्याम अकेला ही खेत की तरफ निकल पड़ता है। उसे यह डर था कि कहीं जंगली सुअर सेठ जी की फसल को भारी नुकसान न पहुंचाए और उसने ईमानदारी से की मेहनत भी बर्बाद ना हो। इस तरह घनश्याम पूरी रात जागकर सेठ जी के खेत की रखवाली करता है। अरे सेठानी जी, आप मेरे लिए नाश्ता करके रख लेना, तब तक मैं जरा खेत में घूमकर आ जाता हूँ। ठीक है, आप आराम से जाइए। तब तक मैं आपके लिए नाश्ता बनाकर रखती हूँ। सेठ पोपटराव जब बाहर आता है तो देखता है घनश्याम उसके घर के बाहर ही खड़ा था। अरे घनश्याम, तू इतनी सुबह सुबह मेरे दरवाजे में क्या कर रहा है? मालिक, मैं आपके पास ही आया था। यदि मुझसे कोई भूल हो गई है तो मुझे क्षमा कर दीजिए मालिक। अरे घनश्याम, तू तो कितना बेशर्म है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है कि मेरे पास तुम्हें देने के लिए कोई काम नहीं है, फिर भी तुम बेशर्मी से मेरे पास आ जाते हो। क्या तेरे अंदर कोई शर्म की बात है भी या नहीं? मालिक, मुझे शर्म तो आती है, पर जब मैं अपने बूढ़े माता पिता को सिर्फ पानी पीकर सोया हुआ दिखता हूँ तो मुझे यह अपमान कुछ भी नहीं लगता। लेकिन मैं तुझे कोई काम दे नहीं सकता। चल भाग यहाँ से। अरे पकड़, उसे पकड़। हुर्र, हड़ हड़ हड़, धर त्याला धर, आला रे आला, पकड़ उसे पकड़। इतना अपमान और काम पर ना रखने के बावजूद भी रात के समय घनश्याम जंगली सुअर से बचने के लिए अपनी मेहनत से फूली सेठ जी की खेती की रखवाली करता था। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। हर दिन सेठ जी उसे कुछ न कुछ भला बुरा कहकर भगा देता है। लेकिन घनश्याम सुबह होते ही काम मांगने के लिए सेठ जी के घर पहुंच जाता है। लेकिन मैं तुम्हें कोई काम दे नहीं सकता। चल भाग यहाँ से। हे भगवान, मैं तो इस घनश्याम के बच्चे से परेशान हो गया हूँ, लेकिन यह तो सुधरने का नाम ही ले नहीं रहा है। ऐसा करता हूँ, कल ही मैं अपने रिश्तेदार के यहाँ कुछ दिन रहने के लिए चला जाता हूँ, तभी जाकर इस मुसीबत से मैं छुटकारा पा सकता हूँ। सुबह होने से पहले सेठ और सेठानी बैलगाड़ी में बैठकर अपने रिश्तेदार के पास चले जाते हैं। उधर घनश्याम रोज की तरह सेठ के घर आता है तो देखता है, अरे ये क्या, आज तो सेठ के घर ताला लगा है। इसका मतलब सेठ कहीं बाहर गए हैं। मैं ऐसा करता हूँ, यही बाहर पेड़ के नीचे बैठकर सेठ जी के आने का इंतजार करता हूँ। इतना सोचकर घनश्याम पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सेठ जी के आने का इंतजार करने लगता है। सेठ जी का इंतजार करते करते शाम का समय आ जाता है। अरे, सेठ जी का इंतजार करते करते
शाम हो चुकी है और धीरे धीरे अंधेरा भी छाने लगा है। लगता है सेठ जी कहीं दूर के गांव रिश्तेदार के यहाँ गए होंगे। शायद वो आज नहीं आने वाले हैं। इतना सोचकर घनश्याम वहाँ से निकल जाता है। फिर रोज की तरह घनश्याम सेठ जी के खेत की रखवाली करने निकल पड़ता है। अरे वाह वाह, ये तरबूज तो इतने मीठे और स्वादिष्ट है। लगता है अब मुझे यहाँ रोज आना चाहिए। अरे बाप रे बाप, यह जंगली सुअर तो कितना डरावना और खतरनाक लग रहा है। परंतु मुझे उसे भगाना ही पड़ेगा, नहीं तो इतनी सारी मेहनत पानी में मिल जाएगी। इतना सोचकर घनश्याम सुअर को भगाने के लिए डंडा लेकर आगे बढ़ता है। परंतु वो सुअर बहुत ही खतरनाक तथा हमलावर था। फिर उन दोनों में जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। सुअर पीछे हटने का नाम तक ले नहीं रहा था। परंतु घनश्याम एक बहादुर इंसान था। घनश्याम ने उस सुअर को मार मार कर घायल कर दिया। परंतु घनश्याम भी उस खतरनाक सुअर से बुरी तरह से घायल हो गया और उसके शरीर पर सुअर के दांत से बहुत सारे घाव बन गए। पानी पानी पानी। घनश्याम उसी जख्मी अवस्था में सुबह हो जाने तक वहीं पर ही पड़ा रहता है। पानी पानी पानी। अरे, ये आवाज कुछ जानी पहचानी सी लगती है। मुझे जाकर देखना होगा। फिर लल्लन जाकर देखता है तो उसका मित्र एक जगह पर जख्मी अवस्था में पड़ा था। तुरंत ही लल्लन अपने मित्र को कंधों पर उठाकर उसके घर ले जाता है। अरे सेठानी जी, अब हमें यहाँ रहकर कितने दिन हो चुके हैं। अब हमें अपने घर वापस जाना चाहिए। वैसे सारी फसल काटने को आई है, जाकर देखना होगा। इतना सोचकर सेठ और सेठानी अपने घर की ओर निकल जाते हैं। अरे वाह वाह, जैसा मैंने सोचा था बिल्कुल वैसा ही हुआ। अब तो घनश्याम से मेरा पीछा छूट गया। इसी तरह 2 दिन बीत जाते हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? घनश्याम 2 दिन हो जाने पर भी नहीं आया। मैं अच्छी तरह से जानता हूँ उसे काम की कितनी जरूरत है। घनश्याम इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है। फिर वो आया क्यों नहीं? कहीं वो किसी मुसीबत में तो नहीं है? चलो चलकर देखता हूँ। अरे लल्लन, घनश्याम कहीं पर दिखाई नहीं दिया। वो कहाँ गया है? अरे सेठ जी, मैं तुम्हें क्या बताऊं, आप तो बर्बाद होने से बाल बाल बच गए। फिर लल्लन सारी बातें सेठ जी को बताता है। ये सब सुनकर सेठ जी के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सेठ जी, घनश्याम एक नेकदिल तथा सच्चा इंसान है। वो एक ईमानदार किसान है। उसका हृदय बहुत ही विशाल है। आप उसे काम पर ना रखने के बावजूद भी घनश्याम हर रोज रात के समय आपके खेत की रखवाली करता था। वो अपना और पराया उसके बारे में सोच भी नहीं सकता। उसने आज तक किसी का भी बुरा नहीं किया है। कृपा करके आप उसे अपने पास रख लीजिए। नहीं लल्लन, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। तुम तुरंत ही मुझे उसके घर ले चलो। सेठ जी जल्दी से घनश्याम के घर पहुंच जाता है तो देखता है घनश्याम घायल अवस्था में खटिया पर लेटा हुआ था। घनश्याम, हो सके तो मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें बहुत ही तकलीफ दे दी। जिस इंसान को मुझे सिर पर बिठाना चाहिए था, मैंने उसे ही तकलीफ दे दी। हो सके तो मुझे माफ कर दो घनश्याम। नहीं नहीं सेठ जी, आप माफी क्यों मांग रहे हो? ये तो मेरा फर्ज था कि दिन रात आपकी फसल की देखभाल करूं। घनश्याम, कल से तुम मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपना विशेष अधिकारी बनाऊंगा। कल से मेरी सारी खेती का कामकाज तुम्हारी ही निगरानी में ही चलेगा। फिर सेठ तुरंत ही घनश्याम की माँ को 1000 रुपए दे देता है और अगले ही दिन से घनश्याम को अपना विशेष अधिकारी बना लेता है।